तो स्टार्ट करते हैं 12th का पहला चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इसका इंट्रोडक्टरी क्लास में पहले देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जो हमारा पूरा दुनिया है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है एनर्जी और एक होता है मैटर। हिंदी में बोलते हैं द्रव्य और ऊर्जा, द्रव नहीं द्रव्य। जो एनर्जी होता है उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, थंडर हो सकता है, बहुत सारे लाइट हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। जो मैटर होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, ठोस द्रव गैस। इसमें से हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। तो पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो मैटर होता है, मैटर मतलब द्रव्य, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये जो पार्टिकल हैं ये आयन हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मतलब ये आयन, परमाणु, अणु, इनमें से कोई भी चीज हो सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या एटम्स हैं, वो अगर एक दूसरे के पास पास हैं तो ये स्ट्रक्चर सॉलिड का निर्माण करते हैं। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं तो ये लिक्विड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं तो ये बनाते हैं गैस। ठीक है, पार्टिकल्स पास पास हैं तो सॉलिड, दूर दूर हैं तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा दूर हैं तो गैस। अब देखें, ये जो सॉलिड है इसमें पास पास क्यों है? ये पास पास इसलिए है क्योंकि इन अणुओं के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, बहुत ज्यादा है। मतलब ये एक दूसरे को इतना आकर्षित करते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो कवर होकर एक दूसरे के पास पास हो जाते हैं। मतलब ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सभी कॉम्पैक्ट हैं एक दूसरे के पास पास। इस वजह से ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इसमें भी अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण होता है, लेकिन क्या होता है, सॉलिड में जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इसमें नहीं होके उससे कम होता है, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। गैस में बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। अब जो पास पास रहते हैं उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती, इसलिए ठोस में बहने का गुण नहीं होता। जो लिक्विड होता है उसमें बहने का गुण होता है, क्योंकि इसमें ये स्पेस जो है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल इधर खिसक सकते हैं, एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए पानी बहती है। और ऑब्वियसली गैस में तो बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसलिए ये इसमें सबसे ज्यादा बहने का गुण होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब अगरबत्ती एक कॉर्नर में जलती है तो दूसरे कॉर्नर पर पहुंच जाती है, यह बहने का गुण होता है। ठीक है, तो इसमें सॉलिड में बहने का गुण बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। अब हमको डिस्कस करना है सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल से। लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ये जो सॉलिड होते हैं ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टल और दूसरे को बोलते हैं एमॉर्फस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल और क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। इसको नॉन क्रिस्टल सॉलिड भी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, इसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो ठोस है, कॉमन क्या चीज है कि उसमें जो मॉलिक्यूल है वो पास पास रहेंगे। अब वो पास पास किस तरीके से हैं एक दूसरे से, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्रिस्टल कहेंगे, कि उसको नॉन क्रिस्टल या एमॉर्फस कहेंगे या अक्रिस्टल कहेंगे। अगर जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ सेटल हैं, मतलब हम देख के बोल सकते हैं कि इसके बाद कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल आएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टली सॉलिड। लेकिन अगर अच्छे तरीके से अरेंज नहीं है, किसी भी तरीके से वो अरेंज हो गए हैं, भले ही पास पास हैं, इसमें से सारे मॉलिक्यूल्स पास पास तो हैं,
लेकिन अच्छे तरीके से अरेंज नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे एमॉर्फस। ठीक है। क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब प्रॉपर पास तो रहेंगे, सॉलिड है मतलब पास पास तो रहेंगे। मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो एटम हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। एटम मॉलिक्यूल आयन से कोई भी हो सकता है, इसमें भी सेम है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में है तो हम उसको क्रिस्टल सॉलिड बोलेंगे, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है तो हम उसको बोलेंगे एमॉर्फस। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था ज्योमेट्री के हिसाब से। सेकंड पॉइंट आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, जो एमॉर्फस है ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं रहता, एमॉर्फस में भी अरेंजमेंट रहता है, लेकिन वो अरेंजमेंट शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज। मतलब देखिए यहाँ पे जो डिब्बे हैं, डिब्बे मतलब आयंस को मैं बताने के लिए बनाया हूँ, वो 1 2 3 4 लगातार रेंज है। लेकिन यहाँ पे देखें तो 1 2 के बाद फिर छोटा आ गया, फिर 1 2 के बाद एक गोल आ गया, फिर 1 2 के बाद फिर कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देर के लिए तो है, लेकिन उसके बाद अरेंजमेंट खराब हो जा रहा है। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊं, क्रिस्टल सॉलिड को, इसमें एक ज्योमेट्री ये समझ में आ रहा है कि 2 छोटे के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल आएगा, फिर 2 छोटे के बाद एक बड़ा आएगा, फिर एक बड़े के बाद 2 छोटा, एक बड़े के बाद 2 छोटा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर ज्योमेट्री है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करेंगे तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम गौर करें तो यहाँ पे कुछ देर के लिए इस रूल का फॉलो हुआ, मतलब 2 छोटे के बाद एक बड़ा, 2 छोटे के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल आया, थोड़ी देर के लिए फॉलो होता है। लॉन्ग रेंज मतलब इसमें हमेशा से ऐसा चलेगा। क्रिस्टल में जितना बड़ा भी शीट रहेगा, जितना बड़ा भी मॉलिक्यूल रहेगा, पूरे मॉलिक्यूल के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा यही सिस्टम फॉलो होगा। हर जगह पे 2 के बाद एक, 2 के बाद एक, ऐसा आता ही रहेगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होगा, ऐसा कुछ दूरी तक फॉलो होगा, उसके बाद फिर से उसका सीक्वेंस बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे एक ही छोटा है, फिर बड़ा आ गया, फिर 2 के बाद एक आ गया, फिर 2 के बाद एक आया, फिर 1 के बाद 3 आ गया। तो यहाँ पे छोटे डिस्टेंस के लिए ये फॉलो तो हुआ है ना। मतलब जो एमॉर्फस होता है वो फॉलो करता है लेकिन छोटे डिस्टेंस में, लेकिन जो क्रिस्टल होता है वो पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे शीट में कहना चाहिए, वो फॉलो करता है किसको, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज और इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है वो जिस पॉइंट पे मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, हम उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में इसको गलनांक कहा जाता है, गलनांक, जिस पॉइंट पे कोई चीज गल जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो क्रिस्टली सॉलिड होते हैं वो शार्प होते हैं और जो एमॉर्फस होता है वो रेंज शो करते हैं। इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 चीजों को गर्म कर रहा हूं, एक है लोहा और एक है प्लास्टिक। जो लोहा होता है वो क्रिस्टली सॉलिड होता है और जो प्लास्टिक होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। अगर मेरे पास इतना बड़ा लोहा है तो मैं इसको छोटे छोटे कुछ हिस्सों में बांट दिया। अगर मैं इस टुकड़े को गर्म करूं और पिघलाऊं तो हो सकता है कि ये 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलेगा। तो जो दूसरा टुकड़ा है ये भी इसी टेम्परेचर पे पिघलेगा और जो तीसरा टुकड़ा है ये भी इसी टेम्परेचर पे पिघलेगा। मतलब शार्प 1500 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टेम्परेचर पे पिघलेगा ये तीनों के तीनों टुकड़ा। इसको मैं और भी कितने टुकड़ों में तोड़ दूं, ये सभी टुकड़े इसी टेम्परेचर पे पिघलेंगे। हम उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब रेंज क्या होता है, अगर मेरे पास सेम एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसको मैं पिघलाना चाहता हूं, तो सपोज ये वाला टुकड़ा 50 डिग्री सेल्सियस पे पिघला, तो ये वाला हो सकता है कि 53 डिग्री सेल्सियस में पिघले, ये वाला हो सकता है कि 58 डिग्री सेल्सियस पिघले और ये वाला हो सकता है कि 60 डिग्री सेल्सियस में पिघले। तो मुझे ये बोलने में तकलीफ होगा कि ये एग्जैक्टली कितने डिग्री सेल्सियस में पिघल रहा है। मुझे अगर इन टुकड़ों के बारे में पूछा जाए तो मैं एग्जैक्टली बोल पाऊंगा कि ये जो टुकड़े हैं वो 1500 डिग्री सेल्सियस में पिघल रहे हैं तीनों के तीनों। लेकिन इसके लिए मुझे एक रेंज बताना पड़ेगा और वो रेंज क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे पिघल सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा हूं कि 55 में पिघल रहा है, कि 56 में पिघल रहा है, कि 57 में पिघल रहा है, कि 60 में, कि 52, किसी एक टेम्परेचर का नाम नहीं बोल पा रहा हूं। लेकिन जो क्रिस्टल सॉलिड है उसमें मैं एग्जैक्टली एक टेम्परेचर बोल पा रहा हूं, दैट इज 1500 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं शार्प और इसको बोलते हैं रेंज। अब आता है एक
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, और वो प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। अब देखते हैं कि ये जो दो चीजें हैं वो क्या होती हैं। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा ये दोनों का डेफिनेशन क्या है या फिर इन दोनों का मतलब क्या है। एनिसोट्रॉपी क्या होता है? अगर हम लोग क्रिस्टल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से सेटल रहते हैं। ठीक है, अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, हालांकि शॉर्ट टर्म तक ये फॉलो करते हैं। अगर हम देखें ऐसे सीधे चलें तो यहां एक छोटे मॉलिक्यूल के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल, फिर छोटा मॉलिक्यूल, फिर बड़ा मॉलिक्यूल, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे आ रहा है। इसलिए हम यहां पे ये नहीं बोल पाएंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पे सारे गुण समान रहेंगे। मैं पॉइंट पाता हूं, अगर मैं ऐसा चलता हूं तो इस डायरेक्शन में सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे जब तक मैं नीचे जाऊंगा। तो इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होंगे, प्रॉपर्टी मतलब हो सकता है विद्युत का चालकता हो, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं विद्युत का चालकता नापूंगा तो मुझे कुछ अलग मिलेगा, और मैं अगर इस डायरेक्शन में नापूंगा तो मुझे विद्युत का चालकता अलग मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ मुझे लगातार बड़े बड़े मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। बड़े बड़े मतलब दूसरे टाइप का, अगर ये ए टाइप का है तो ये बी टाइप का है, तो मुझे इस डायरेक्शन में सिर्फ बी टाइप वाले ही मिलेंगे, मैं जितना भी नीचे जाऊंगा। और अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो सिर्फ मुझे ए टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसका मतलब इस डायरेक्शन में बी टाइप का जो भी विद्युत चालकता होगा उसके हिसाब से मुझे विद्युत चालकता मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी मिलेगा, और इस डायरेक्शन में ए का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होगा उसके हिसाब से मुझे चालकता मिलेगा। और जबकि इस डायरेक्शन में चलूंगा तो दोनों का अलग अलग मिल रहा है, मुझे 3 टाइप का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी मिल रहा है। इस डायरेक्शन में सिर्फ ए टाइप का, इस डायरेक्शन में सिर्फ बी टाइप का, और इस डायरेक्शन में ए बी का, दोनों का एवरेज टाइप का। लेकिन जो एमॉर्फस होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर डायरेक्शन में समान टाइप का मिलता है। चाहे मैं इधर चलूं, चाहे मैं इधर चलूं, चाहे मैं इधर चलूं, किसी भी डायरेक्शन में हम अगर चलें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे भी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज समान टाइप के मिलते हैं। किसमें? एमॉर्फस में। ध्यान दीजिएगा, समान टाइप के एमॉर्फस मिल रहे हैं, जबकि हम दिमाग में आता है क्रिस्टल में मिलना चाहिए। सारे प्रॉपर्टी समान टाइप के हर डायरेक्शन में हमको किस मिल रहे हैं? एमॉर्फस मिल रहे हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी। आइसो मतलब समान, आइसोट्रॉपी किस मिल रहा है? एमॉर्फस मिल रहा है, नॉट इन क्रिस्टल्स। याद रखना इस पॉइंट को, हर कोई मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, आइसोट्रॉपी कहां मिल रहा है? एमॉर्फस में। क्रिस्टल में क्या मिल रहा है? एनाइसोट्रॉपी, मतलब समान नहीं हो रहा है। जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालकता, ये जो है प्रॉपर्टी है इसमें समान नहीं मिल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग मिल रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है, इन पदार्थों को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक पदार्थ या एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, और इन पदार्थों को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये एक प्रॉपर्टी होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। फिर से रिपीट करता हूं, इसमें प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगा, इसमें हर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में समान मिलेगा। रीजन मैंने बता दिया, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको सिर्फ छोटे छोटे मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सिर्फ बड़े बड़े मतलब बी टाइप मिल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं तो ए बी टाइप का मिल रहे हैं। तो हर डायरेक्शन में अलग अलग मिलने के कारण भले ये प्रॉपर तरीके से अरेंज है, फिर भी हमको मिलता है इसमें एनाइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कट। अब कट मतलब क्या है? अगर आप किसी क्रिस्टल को काटेंगे किसी चाकू से या फिर किसी धारदार हथियार से, और अगर आप किसी एमॉर्फस को काटेंगे मतलब अक्रिस्टलीय पदार्थ काटेंगे, तो दोनों के बीच में अंतर दिखेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर लोहे को काटते हैं आरी से तो उसके सरफेस को देखेंगे तो स्मूथ मिलेगा, अगर वो ऑब्वियसली प्रॉपर अच्छे तरीके से काटा है तो। लेकिन वही आप अगर किसी प्लास्टिक को काटेंगे तो आपको जो सरफेस मिलेगा वो रफ मिलेगा। तो दोनों का सरफेस जो होता है ये डिफरेंस रहता है, उसके हिसाब से भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्रिस्टल कौन सा है और एमॉर्फस कौन सा है। दोनों ही हालांकि सॉलिड है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअली वही ट्रू सॉलिड होते हैं, मतलब वास्तविक ठोस सिर्फ क्रिस्टल होते हैं, और जो एमॉर्फस होते हैं वो सूडो सॉलिड होते हैं, मतलब छद्म ठोस होते हैं, मतलब ठोस के नाम पे धोखा होते हैं, ऐसा कहना चाहिए।
अब इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है कई बार, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब क्या होता है, सॉरी सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं उनको, या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, हाँ सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, सॉरी। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब क्या होता है, किसी लिक्विड को हम लोग जब बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कहां से पता चलता है, अगर आपके घर में कहीं पुरानी खिड़की है जो ग्लास का बना हुआ है, उसमें विंडो लगा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो उसका जो ऊपर का थिकनेस है, मोटाई है, वो कम रहेगा और जो नीचे का थिकनेस है वो बढ़ेगा। और समय के साथ 5 से 10 साल बाद वो जो नीचे का थिकनेस है वो और बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ जो ग्लास रहता है वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, नीचे की तरफ बहता है और नीचे में इकट्ठा होते जाता है। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो शटर वाली खिड़कियां रहती हैं जिसमें सिर्फ ग्लास रहता है, कोई फ्रेम नहीं रहता, वो जाम हो जाती हैं और चलती नहीं है, फ्रीली वो मूव नहीं कर पाती। तो यही रीजन होता है कि जो ग्लास होता है वो नीचे की तरफ बह रहा है, और बहने का गुण मैंने बताया किसमें होता है, या तो गैस में होता है तो लिक्विड में होता है। ठीक है, सॉलिड में तो बहने का गुण होता नहीं है, इसलिए जो ग्लास होते हैं उनको ट्रू सॉलिड नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में बताऊंगा जो क्रिस्टल होते हैं, फिर से वो 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, उनकी संरचना कैसी रहती है, इसको मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें बताऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ और जानना है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सो मच।